हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, राइट। बायोलॉजी हम स्टार्ट करने वाले हैं और विद द डेलिकेसी ऑफ द टाइम। सो आपको बायोलॉजी में कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक आपकी आपकी जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। आपको डिसीजेस के नाम पता होने चाहिए, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम्स जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए जनरली। और आपको जो पता होने चाहिए वो जो भी विटामिन वगैरह हैं उनके नाम पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी में कुछ ब्रांचेस होती हैं, राइट। सो पहले हम ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। सो सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। द फर्स्ट ब्रांच इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मैन और मैनकाइंड। ठीक है, जो मैन और मैनकाइंड की बात करता है वो क्या होते हैं? एंथ्रोपोलॉजी होती है। एग्रोनॉमी हो गया, जो कि विद द मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड साइंटिफिक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। आपको पता चल गया होगा एग्रोनॉमी मींस एग्रीकल्चर, यहीं से पता चल गया होगा एग्रोनॉमी, राइट। सो क्रॉप प्रोडक्शन की जो बात हो रही है। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू द बी कीपिंग, राइट। मधुमक्खी से रिलेटेड जो होती है वो आपकी एपीकल्चर होती है। एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स। एंड दिस वन इज यूगेनिक्स। यूगेनिक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रेस, राइट। ह्यूमन रेस से मतलब वो नहीं है कि आदमी भाग रहे, नहीं। इम्प्रूविंग द ह्यूमन रेस इट्स मीन लाइक कि जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम मतलब जो भी हमारी नस्ल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ है, आदि मतलब पहले बंदर थे, फिर हम आदिवासी बने, आदिवासी से बाद हम ह्यूमन बीइंग बने, राइट। तो वो जो हमारी जो ह्यूमन जो डिफरेंट डिफरेंट अभी भी आदिवासी रहते हैं, अभी भी ट्राइब्स हैं, सो उसमें इम्प्रूविंग करना, राइट। सो जो लोग इनकी स्टडी पढ़ते हैं, जो लोग इनकी स्टडीज करते हैं, उनको वो स्टडी जो होती है वो उसको बोलते हैं यूगेनिक्स। यूगेनिक्स, ओके। द नेक्स्ट वन इज द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज रिलेटेड टू डिजीजेस। ठीक है, जितनी भी डिसीजेज होती हैं वो पैथोलॉजी होती है, उनके कॉज, सिस्टम, इफेक्ट्स और उनके क्योर कंट्रोल के बारे में। देखिए, जितनी भी डिसीजेज होती हैं हमें जो भी डिसीजेज होती हैं तो उनका एक तो कॉसेस किस वजह से हुए हैं, राइट। सिम्टम्स क्या हैं? जब भी कोई बीमारी आपको होगी तो उसके कोई ना कोई तो सिम्टम्स होंगे ना आपको, और वो इफेक्ट क्या कर रही है आपकी बॉडी पे, मतलब वो बीमारी क्यों हुई, कॉज बताओ, पहले सिम्टम्स देखो कि क्या आपको महसूस हो रहा है, वो कितना इफेक्ट कर रही है आपके उस पर, ठीक है। फिर हमें उसे किस तरीके से सही करना है और किस तरीके से कंट्रोल करना है, ऑल राइट। द नेक्स्ट वन इज फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज रिलेटेड टू द बॉडी वीकनेस और डिफेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द मसाज और एक्सरसाइज। देखिए, हमारी बॉडी में विद द पैसेज ऑफ द टाइम और विद द पैसेज ऑफ द एज तो क्या होता है, कुछ डिसीजेज होती है जिससे कि हमारी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। या कोई भी इंजरी होगी आपको तो उससे क्या होता है, मसाज करके उसको एक्सरसाइज करा के उसको वापस सही करते हैं। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू द रॉ सिल्क फ्रॉम द सिल्क फॉर्म। फार्मा दिस इज फार्माकोलॉजी, राइट। दिस इज फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी इज रिलेटेड टू द नॉलेज एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अगर मैं बात करूं, डील्स विद ट्रीटिंग द फिजिकल हैंडीकैप्ड और इंजर्ड पर्सन्स थ्रू एक्सरसाइज ईटीसी, राइट। सो दिस इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। And the next one is psychology. Psychology deals with the human behavior. It is related to the mind, right? तो deals with the study of the human mind and its behavior and mental qualities. जो हमारी साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है। अब क्या बात होती है साइकोलॉजी के बाद में, जो द नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डील्स विद द ट्रीटिंग द फिजिकली हैंडीकैप्ड और इंजर्ड पर्सन थ्रू एक्सरसाइज एटीसी। साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड्स, इट्स बिहेवियर एंड मेंटल क्वालिटीज, ठीक है। साइकोलॉजी इसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन माइंड्स की, उसके बिहेवियर की, उसकी मेंटल क्वालिटीज के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक टू हेल्प आइडेंटिफाई ए पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द जीनियस, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है कि पीपल को आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों को एक टेक्निक होती है जिससे कि लोगों को आइडेंटिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द जीन्स, राइट। सो अब हमें थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। नाउ वी मूव टू द, देखिए जो भी हमारा जो सॉरी दिस इज एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं तो या तो हमारे एनिमल एक तो होती है
ठीक है, एक होती है प्लांट होती है, ठीक है। प्लांट से रिलेटेड जो पढ़ते हैं वो उसको बोलते हैं, प्लांट से रिलेटेड इज रिलेटेड टू द बॉटनी आई थिंक, हाँ। एनिमल से रिलेटेड होती है जूलॉजी और प्लांट से रिलेटेड होती है बॉटनी, राइट। So the organism that closely resemble one another are placed in one group. The group which have similarities are combined together into large group and these into still largest one. The most inclusive category is kingdom and other major categories in descending order are phylum, class, order, family, genus and species. Man belongs to animal kingdom. देखिए मैंने बता दिया man जितने भी होते हैं वो animal kingdom है। अगर मैं बात करूँ animal kingdom की, if I am talking about the animal kingdom, then all the mans, right, all the mans मतलब human beings is related to the, is studied under the animal kingdom, right. So man belongs to animal kingdom, chordata division or phylum, Mammalia class, primitive orders, और and this is hominicide family, homogeneous and species, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि किस किस तरीके से है। जनरली आप ये ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनिमल किंगडम में बता दीजिए जो मैन जो होते हैं वो किस में आते हैं, ठीक है, वो एनिमल किंगडम में ही हम उनके बारे में पढ़ते हैं और उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनरली पूछा जाएगा आपसे। अब चलिए बात करते हैं सेल, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। सेल के बन के फिर क्या होता है, एक ऑर्गन बनता है आपका सेल से। सेल्स में अदर चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी है, राइट। और फिर आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी उससे तैयार होती है। सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द लिविंग organism. According to the cell theory, all organisms are composed of cell and cell products and growth and development result from division and differentiation of cell. From division and differentiation of cell. So cell membrane surround all living cell. सेल मेम्ब्रेन जितनी भी होती हैं वो सारे लिविंग सेल से सराउंडिंग होती हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है सेल की ऊपर की बाहर, जो जैसे सपोज दिस इज सेल एंड द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ any particular cell is called cell membrane. So nucleus is the most important cell organelle which controls and coordinate all cell activities. देखिए न्यूक्लियस इसमें एक ऐसी चीज़ है जो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। जितनी भी सेल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको कोऑर्डिनेट करता है सेल एक्टिविटीज़ को, एंड ऑल्सो कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। देखिए जो डीएनए में जो भी डीएनए के हेरिडिटी, दिस इज हेरिडिटी characters. I'm talking about the heredity, ठीक है। तो जैसे आप समझिए, जैसे बात करते हैं ना हमारी जो हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है, देसी लैंग्वेज होती है, उसमें कहते हैं कि ये तो इसमें जो लक्षण हैं वो अपने पिता के हैं या इसमें अपनी माता के हैं, इसने आदतें कर ली हैं। सो दीज आर द, मतलब जो भी हमारी हेरिडिटी है ना वो कैसे ट्रांसफर होगी, वो सेल से ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो वो क्या कहता है, डीएनए जो होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है उसको कैरी करके चलता है, ठीक है, उसको कैरी करके चलता है सेल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम भी होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं, डिक्टोसोम्स भी होते हैं प्लांट में और एनिमल सेल्स में। अब इनके अलग अलग होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सो ओनली प्लांट सेल हैव सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर 3 चीज होती हैं, ध्यान रखना। प्लांट सेल हैव ओनली द 3 थिंग्स, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। वायरसेस कंस्टिट्यूट ए डिफिकल्टी सिंस इन मैनी वेज दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड डेड मैटर। देखिए वायरस को ना तो अभी वायरस की जो है वो डिफिकल्टी चल रही है हमें पहचानने में, वो अभी इंटरमीडिएट उसमें आता है, ना तो वो लिविंग है ना ही वो डेड है। द सेल इज सेड टू बी मेड अप ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म विच हैज 2 मेन कॉन्स्टिट्यूशन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल के दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड में वो होते हैं, राइट। सेल टेक्स अप ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल अपना रॉ मटेरियल किससे लेगा, जैसे ये सेल है, नाउ दिस इज न्यूक्लियस एंड ये पूरा अपना सेल है, तो सेल अपना रॉ मटेरियल जो लेगा, सेल टेक अप द रॉ मटेरियल फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म फॉर मेटाबॉलिज्म, राइट, फॉर मेटाबॉलिज्म थ्रू द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग डैम, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होगा उससे वो अपना क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म के लिए क्या कर लेगा अपना, उसी से लिक्विड लेगा सेल जो होगा, सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, राइट।
साइटोप्लाज्म जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म इनसाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड ऑल्सो फॉर फ्री सेल मूवमेंट्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी भी बोलते हैं इसको, सिंथेसिस, इसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर रिएक्शन इनसाइड द सेल। राइबोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। राइबोसोम्स आपको पता होगा सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन के लिए जिम्मेदार होते हैं, राइट। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट endoplasmic reticulum helps in addition of other sugar units to protein and their transportation to the other part of the cell, right। अब बात करते हैं फूड की। देखिए फूड की जनरली बात जब करते हैं हम लोग तो खाने की बात होती है, फूड क्या होता है। और फूड से क्या होता है, जब से हम सपोज करिए कि हम बचपन में होते और हमें फूड ना मिलता तो क्या हो जाता, हम खत्म हो जाते, हमारी ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। सो पूरा जो भी हमारी बॉडी का जो है वो फूड पे ही डिपेंड है, क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने के लिए भाई, जैसे कार को, जैसे इफ़ यू वांट टू ट्रैवल, इफ़ यू वांट टू रन अ कार और अ बाइक, सो देयर इज अ नीड टू fill up their tanks with the petrol, right? So the same process, the same structure as we human being follow, right? तो हमारी भी ह्यूमन बॉडी में करने के लिए, काम करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की मेन ज़रूरत है। सो वी नीड फूड, राइट। सो इट इज़ a nutritive substance taken by an organism for growth, work, repair and maintaining life processes. It provides energy to do work, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारे शरीर में टू डू वर्क एंड मेंटेन बॉडी हीट, प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, मेक्स नेसेसरी मटेरियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर द रिपेयर ऑफ द डैमेज सेल्स एंड टिश्यू ऑफ अवर बॉडी। ऑलराइट, तो फूड के बारे में आपको पता चल गया होगा, व्हाट इज फूड, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सेल वॉल की, सेल थ्योरी मैंने पूरी आपको बता दी। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वो क्या कैरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। राइबोसोम जो होता है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो जो भी हमारे डीएनए, जो भी हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है। दिस थिंग इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय मी टू यू एंड नाउ वी मूव टू द फर्दर पेज। ऑल राइट, देखिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। हमने फूड तो पता चल गया, ठीक है, हमें फूड पता है कि फूड होता है, फूड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फूड के अंदर द बेसिक थिंग इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको पहले एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो भी हमें ग्लूकोज चाहिए होता है, ठीक, राइट, फॉर परफॉर्मिंग द वर्क, फॉर परफॉर्मिंग द एनर्जियस वर्क, तो हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे वो होते हैं, जो जैसे हम कार्ब्स लेंगे तो वो जब वो ब्रेक डाउन होंगे वो ग्लूकोज में होंगे, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट फॉर ए नॉर्मल पर्सन 400 to 500 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर रिक्वायर्ड डेली, बट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, चिल्ड्रन, ग्रोइंग चिल्ड्रन आर नर्सिंग मदर्स, इट इज ऑन द हायर साइड। क्यों हायर साइड चाहिए, क्योंकि उन्हें जायर सिंपल से एज सिंपल एज डैट दे वांट मोर, दे बर्न मोर कैलोरीज, राइट। जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं एंड जो भी आपकी ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा जो भी आपकी कैलोरीज होती हैं वो ज़्यादा बर्न होती हैं। सो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी कार्बोहाइड्रेट्स खाने से, ठीक है। प्रोटीन होता है, प्रोटीन दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। द बिल्डिंग्स ब्लॉक ऑफ प्रोटीन आर अमीनो एसिड, राइट, दे आर द लार्जली नंबर ऑफ द अमीनो एसिड। देखिए प्रोटीन का हमेशा ब्रेकडाउन जो होगा वो अमीनो एसिड में होगा। कार्बोहाइड्रेट का 70% मैं बता देता हूँ आपको, I'm right now I'm explaining to you। कार्बोहाइड्रेट का 70% जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का 70% जो ब्रेक डाउन जो हो जाता है वो आपके माउथ में हो जाता है, ठीक है, वो आपके सलाइवे उसको ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज में, एंड द रेस्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द अदर पार्ट्स में होता है, वो आगे जाके होता है, ठीक है। सो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आपके स्टोमक में जो आपका एक आई थिंक इट इज नेम इज रेनिन, ठीक है, रेनिन इज द, तो रेनिन एक केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल नहीं बोल सकते उसको, राइट, हाँ केमिकल, रेनिन इज द केमिकल जो आपकी प्रोटीन में हेल्प करता है।
मतलब प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन एंड टीनेजर एंड फॉर मेंटेनिंग गुड द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। देखिए प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है, जब भी आपकी मतलब ग्रोथ में तो करेगा ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन एंड टीनेजर एंड फॉर द मेंटेनेंस एंड मेकिंग गुड द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज इन एडल्ट। एन एडल्ट नीड्स अबाउट 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। हर एक एडल्ट को 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितने, 400 to 500 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट्स आर वेरी essential फॉर आवर बॉडी, राइट। सो दे आर द एस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड एज एन एल्कोहल कॉल्ड ग्लाइसरॉल। इसको बोलते हैं ग्लाइसरॉल, राइट, इट इज ग्लाइसरॉल। ऑल राइट। Fat also contain atom of carbon, hydrogen and oxygen. The main function of the fat in the body is to provide a steady source of energy and for this purpose they are deposited within the body. देखिए मेन पर्पस जो होता है वो फैट का, वो हमारे होता है कि हमें कुछ भी, अगर हमें बहुत लंबे समय तक कोई काम करना है, सपोज करिए हमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग फास्ट वगैरह रखते हैं तो एक दिन पहले खाना छोड़ देते हैं या सुबह को खाना छोड़ देते हैं, शाम को फास्ट तोड़ते हैं। अब ऐसे में आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो कहीं है, आपकी बॉडी में एनर्जी तो बचेगी नहीं। जब अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं गया है तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, फिर तो आप कोई परफॉर्मेंस कोई कर नहीं पाओगे किसी भी रिलेशन में, वर्क में, रिलेशन में। लेकिन आपको नहीं पता, जो हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है, उसे पता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है जिस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे तो वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट स्टोर होता है, ठीक है। फैट स्टोर होता है और वो फैट फिर क्या होता है, जब हमारी बॉडी को खाना नहीं मिलता और हमें कंटिन्यू हमारी बॉडी को काम करना होता है तो वो फैट से ग्लाइसरॉल, जो एक फैटी एसिड के फॉर्म में जो ग्लाइसरॉल जो फिक्स होता है उसको निकालती है और उसी से अपनी बॉडी का काम करती है। और बॉडी इज सो स्मार्ट, ठीक है। सो कहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है, जैसे आप एक दिन 70, जैसे आप 24 आवर्स कुछ मत खाओ या 70 आवर्स आप कुछ मत खाओ, राइट, यू कैन। तो आप 70 आवर्स अगर कुछ नहीं खाते हैं तो उससे क्या होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपका वेट लॉस होने की भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। सो भी कोई डाइटिशियन एक्सपर्ट हो उसकी गाइडेंस में करना, आप खुद मत करना प्लीज़, राइट। सो जिन्हें अपना वेट कम करना है, ओके। The main function of the fat in the body is to provide a steady source of the energy and for this purpose they are deposited within the body. 1 gram of fat gives 37 joules of energy, kilojoules of energy, which is more than double of that given of carbohydrate. Fats are the richest source of energy to our body, can be stored in the body for subsequent use. Fat soluble in the organic solvent and insoluble in water, also supply fat soluble to the our vitamin, ठीक है। तो फैट के बारे में अच्छे से बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। अब जो हमें बातें करनी हैं, ऑलराइट। सो फैट के वी डिस्कस अबाउट द फैट। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा विटामिन और मिनरल्स के बारे में। जी, मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल्स बात कर लेते हैं। सो मिनरल्स क्या होते हैं, सम ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड आवर बॉडी आर, आयरन की हमें ज़रूरत है, आयोडीन की ज़रूरत है, कैल्शियम की हमें ज़रूरत है, फॉस्फोरस की हमें ज़रूरत है, सोडियम हमें ज़रूरत है, ठीक है। पोटेशियम की हमें ज़रूरत होती है, जिंक की, कॉपर की, मैग्नीशियम की, क्लोराइड की, फ्लोराइड की एंड सल्फर की, ठीक है। ये हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। वी गेट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन कंबाइंड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज। तो जितने भी हमारे जो प्लांट सोर्सेज जो होते हैं ना, प्लांट सोर्सेज जो होते हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं उसमें हमें मिनरल्स मिलते हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ दीज मिनरल्स कॉल्ड मैनी डिसीज। अब इन मिनरल्स में भी काफ़ी, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए, देखिए द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए बॉडी varies according to age, sex, lifestyle, occupation, climate and special situation like pregnancy and lactation. देखिए अगर 5 साल तक के हैं तो आपको 600 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, 11 साल का बच्चा है तो उसे 9,000 चाहिए, 18 साल का है उसे 11,000 चाहिए, और देन एडल्ट जो होता है नॉर्मल पर्सन उसको 9600 चाहिए। एडल्ट हैवी वर्कआउट जो करते हैं उन्हें 12,000 जूल चाहिए, और एडल्ट जो वेरी हैवी वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट जो करते हैं उन्हें 16,000 चाहिए, राइट। दे वांट 16,000 जूल पर एनर्जी। चलिए बात कर लेते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन दे एक्ट एज एन कैटलिस्ट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म in our body. They don't provide energy to our body nor form body tissue. More than 15 types of vitamin are known and only 2 vitamin D and K can be formed in our body. देखिए जितनी सारी विटामिन होते हैं वो जनरली हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, लेकिन 2 विटामिन ऐसे हैं D और K जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, ठीक है, जो हमें बाहर से नहीं लेने होते, मतलब बाहर से मिल भी जाते हैं लेकिन D and K are the 2 vitamins. So both are produced in our body. All right. तो चलिए अब बात करते हैं विटामिन ए। व्हाट इज विटामिन ए?
राइट. सो विटामिन ए फॉर मेंटेनिंग हेल्थी आईसाइट, नॉर्मल स्किन, हेयर. तो विटामिन ए क्यों जरूरी है भाई? अगर आपको अच्छी हेल्थी आईसाइट चाहिए, आंखें चाहिए, अच्छी आंखें चाहिए, ठीक है, जिससे आपको क्लियर विजन हो, ठीक है, नॉर्मल स्किन चाहिए, स्किन के लिए काफ़ी है, हेयर के लिए काफ़ी अच्छा है. तो कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल अगर आप खा सकते हैं, उससे आपकी आंखें, फिश, एग, मिल्क आपको लेना चाहिए, ठीक है. विटामिन बी वन जो होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए, फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट के लिए बहुत जरूरी है विटामिन बी, और नर्व्स के लिए और मसल्स के लिए विटामिन बी वन. विटामिन बी वन जो मिलेगा वो आपको मिल्क में मिलेगा, सोया फूड में मिलेगा, मीट में मिलेगा, होल में मिलेगा. विटामिन सी जो है फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्थी, ठीक है. विटामिन सी किसके लिए जरूरी है? जॉइंट्स के लिए भी हेल्थी होता है, ठीक है. इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी टू इन्फेक्शन, ठीक है, ये हमारी क्या इंक्रीज करता है विटामिन सी? इम्यून्यू जो होती है, इम्यून्यू सिस्टम हमारा क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, राइट. हमारा जो इम्यून्यू सिस्टम होता है वो क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है. इम्यून्यू सिस्टम जो होता है हमारा वो होता है स्ट्रॉन्ग विटामिन से, ठीक है. तो जितने भी सिट्रस फ्रूट, गुआवा, टमाटो, आपको याद है जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पर पीपल हैव टू टेक द लिम्सी, राइट. उन्होंने लिम्सी लेना स्टार्ट कर दिया था. उन्हें मतलब इतनी ज़रूरत थी, इतनी नीडेड थी उन्हें कि उन्हें लेना ही लेना पड़ेगा लिम्सी. तो लिम्सी विटामिन सी की टैबलेट आती है, ठीक है. और लोगों ने क्या करा था, जो ऑरेंजेस वगैरह है या आंवला वगैरह है या नारियल पानी वगैरह है, तो वो पीना स्टार्ट कर दिया था ताकि उनकी इम्यून्यू में जो भी उनकी इम्यून्यू सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है. तो विटामिन सी जो था वो इम्यून्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट. विटामिन डी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड टीथ. विटामिन ई फॉर द नॉर्मल रिप्रोडक्शन, फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स एंड फंक्शनिंग ऑफ लीवर, ठीक है. तो विटामिन डी कहाँ मिल जाएगा? विटामिन डी देखिए मिल्क, एग, बटर, कॉड लिवर, सनलाइट में मिलेगा. विटामिन ई जो मिलेगा वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मिल्क, बटर, टोमेटो में मिलेगा. विटामिन के जो होता है फॉर नॉर्मल, देखिए विटामिन के इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना. अगर आपसे पूछे ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन रेस्पॉन्सिबल है, सो इट इज़ विटामिन के, जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन और टोमेटो में आपको मिलेगा, ठीक है. रफेज क्या होता है? द रफेज अगर हम बात करें, वैसे जनरली बात करें तो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी टू द बॉडी येट कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ऑर्डर बाय हेल्पिंग इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी एंड प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो रफेज क्या होता है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अच्छा करता है, रिटेन करता है हमारी वाटर को हमारी बॉडी में, ठीक है. द मेन सोर्स ऑफ द रफेज आर द सलाद. आप सलाद अच्छा खाइए तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा. कैबेज खाइए, ठीक है. कॉर्न आपको खाना चाहिए, आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए, आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, ठीक है. सलाद खाना चाहिए, वेजिटेबल खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए आपको, ठीक है. तो ये आपको रफेज होना चाहिए. चलिए अब बात करते हैं, देखिए अगर डेफिशिएंसी हो गई है, राइट. डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या होता है कि बीमारियां कब होती हैं? डिसीजेस कब होती है? डिसीजेस तब होती है जब हमारी बॉडी में कुछ भी स्कैरसिटी है, ठीक है. स्कैरसिटी ऑफ विटामिन्स, स्कैरसिटी ऑफ विटामिन्स जनरली जो होती हैं, स्कैरसिटी ऑफ विटामिन्स हो गया, या हमारे बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की स्कैरसिटी है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? डिसीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. तो वो डिसीजेज मैं बता देता हूँ जो स्कैरसिटी ऑफ विटामिन की वजह से होती है, किसी चीज़ की कमी. वैसे तो काफ़ी होती हैं, वायरस की वजह से भी हो जाती हैं डिसीजेज, और कोई बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से भी हो जाती हैं डिसीजेज, फंगस की वजह से भी डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है. जो आपका प्रोटोजोआ होता है वो हो जाता है. अब डेंगू जो होता है वो किसी की कमी से थोड़ी होता है, आता है, मच्छर आता है, वो वायरस होता है, वो वायरस हमारी बॉडी में चला जाता है और उससे क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है, ठीक है. अब कोरोना हुआ था कोई, सो द डिसीज ऑफ द मीन्स कोरोना पैंडेमिक जो हुआ था वो आपका स्कैरसिटी ऑफ विटामिन से नहीं हुआ था, सॉरी, वो जो हुआ था वो आपका किससे हुआ था? वायरस की वजह से हुआ था. तो डिसीज क्या होता है? काफ़ी सारी चीज़ें से होती हैं, लेकिन क्या होता है अगर विटामिन की स्कैरसिटी है ना हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में विटामिन की स्कैरसिटी है तो ऑलरेडी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? डिसीजेज होनी स्टार्टेड हो जाएंगी. तो यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था. सो कुछ होती है, कुछ डिसीज होती है जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है, जो एक पर्सन में दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होती हैं. सो दे आर द डिसीजेज विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी बट ससेप्टेबल पर्सन, ठीक है. द डिसीजेज कॉजिंग एजेंट और द पैथोजन कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है. या तो पैथोजन डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन डिसीज रहती है. पैथोजन होता है जिसकी वजह से हमें डिसीज हो रही है, ठीक है. तो डिसीज होती है जैसे एड्स एक डिसीज है, ठीक है. एड्स एक डिसीज है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसको कराने के लिए आपको क्या कराना पड़ता है? एलिजा टेस्ट कराना होता है, एलिजा टेस्ट कराना होता है. सो एड्स एक ऐसा डिसीज है जो कम्युनिकेबल डिसीज है जो वायरस से होती है, ठीक है. अब क्या है डेफिशिएंसी डिसीजेस? अगर डेफिशिएंसी किसी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी है और उसकी वजह से हमें डिसीज हो रही है, तो ध्यान रखिए प्रोटीन की वजह से जो होती है वो होती है ख्वाशी और
क्वाशियोरकोर, राइट। प्रोटीन एनर्जी की वजह से मैरस्मस, ठीक है। माल न्यूट्रिशन जो होता है, विटामिन ए जो होता है वो होता है नाइट, विटामिन ए की अगर कमी है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, राइट। विटामिन B1 कमी है तो बेरी, विटामिन B2 कमी है तो आपको चेलियोसिस हो जाएगा, विटामिन B5 कमी है तो आपको पेलेग्रा हो जाएगा, विटामिन सी कमी है तो आपको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा, विटामिन बी की कमी है तो आपको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा, राइट। आपको क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए बात करते हैं आगे। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स भी हो जाता है चिल्ड्रन में, जो हो जाता है ऑस्टोमोलाइसिस भी हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो डायरेक्टली बोन से रिलेटेड होता है। विटामिन के की वजह से आपको हाइपोथ्रोम्बिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। आयरन की वजह से आपको, अगर आयरन की कमी है तो आपको एनीमिया हो जाएगा। आयोडीन की कमी है तो आपको गले में गोइटर हो जाएगा। फ्लोराइड की कमी है तो आपको डेंटल प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अफेक्ट्स फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, राइट। सो बात करते हैं हार्मोन डेफिशिएंसी की, डिसीज की। इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज़, इंसुलिन जो होती है, अगर हमारे हार्मोन में डिफिशिएंसी है तो इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी। और जो हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की वजह से क्या हो जाता है, गॉइटर हो जाता है थायरोक्सिन की वजह से। एसटीएच की वजह से हमारे इसमें एसटीएच होता है, शायद ये ग्रोथ हार्मोन होता है। एसटीएच इज ए टाइप ऑफ, मतलब ये एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है। अगर वो ज़्यादा हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बड़ी होती चली जाती है। जैसे कोई आप देखते हो ना 10-10 फीट के लोग होते हैं, तो उसके में क्या होता है, उसमें एसटीएच जो होता है वो ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। और कोई कोई लोग जो बोनी जो रह जाते हैं, जो छोटे लोग जो हो जाते हैं, सॉरी, जो छोटे लोग जो होते हैं, जो जनरली छोटे लोग जो रह जाते हैं, वो छोटे लोग इस वजह से रह जाते हैं, इसी हार्मोन की वजह से, एसटीएच की वजह से, ठीक है। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है कि कुछ देखिए, कुछ होती हैं एलर्जिक डिसीजेस। अब एलर्जी डिसीजेस की बात कर लेते हैं। सो इन दीज डिसीजेस बॉडी बिकम हाइपर सेंसिटिव। ये ऐसी डिजीज हैं जिसमें बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाती है टू सम फॉरेन एजेंट्स एलर्जिन विच कॉज इन्फ्लेमेशन व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी और एंटर इनसाइड द बॉडी। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी बॉडी को एलर्जी होती है। हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। किसी को धूल से होती है, किसी को किसी इंसेक्ट ने काट खाया तो उसकी वजह से एलर्जी हो जाती है, किसी को काफ़ी सारी अलग अलग फूड से भी लोगों को एलर्जी होती है। सो हमारी बॉडी क्या होती है, वो जनरली होती है, तो हमारी बॉडी बड़ी सेंसिटिव होती है उस पर्टिकुलर बॉडी के, मतलब जो भी हम चीज़ हमारी बॉडी में अगर वो चीज़ चली जाए तो हमारी बॉडी तुरंत क्या होता है, तुरंत की तुरंत रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है। सो फॉरेन एजेंट्स कैन बी डस्ट हो सकता है, पॉलेंस हो सकते हैं, ठीक है, सर्टेन फूड्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कोई फूड भी हो सकता है, सीरम की वजह से भी हो सकते हैं, ड्रग्स की या फैब्रिक्स की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। कपड़े में भी कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल डलते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कपड़े को जब भी आप कोई भी न्यू क्लोथ्स लेकर आएँ, जब भी कोई आपको न्यू क्लोथ्स अगर आप बाय करते हैं तो उसको कहते हैं कि धो के पहनना चाहिए। इसलिए धो के पहनना पड़ेगा क्योंकि वो कई सारे केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, वो कई सारे केमिकल प्रोसेस से ऑलरेडी निकल चुका होता है, ठीक है। वो धुलता तो है नहीं। अब क्या कहते हैं इंडियन पेरेंट्स की, नया कपड़ा है, अरे मत धो, इसको धोने से ख़राब हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता उसमें कितने सारे केमिकल्स ऑलरेडी हैं। अगर आप उसको एक अच्छे से आके वॉश कर दोगे तो वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आपको क्या पता कोई एलर्जी डिसीज़ लग जाए जिसकी वजह से आप पूरी लाइफ अपना परेशान रहो, तो इससे अच्छा है उसे पहन के अच्छे से धो के पहनो, ठीक है। सो दिस इज बैक्टीरिया डिसीज, बैक्टीरिया और मिनट ऑर्गेनिज्म विच आर नोन टू कॉज ए नंबर ऑफ डिसीज, ठीक है। बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 से 10 हफ्ते। एयरबॉर्न होता है, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न से भी आ जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से भी ट्यूबरक्लोसिस आपको हो सकता है। बात करते हैं डिप्थीरिया की, 2 से 6 दिन में हो जाता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका। एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ये भी होता है। कॉलेरा की बात करते हैं 6 घंटे में। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर और हाउस फ्लाइज आर द वेक्टर्स होते हैं। कंटेमिनेटेड फूड होता है जो बेकार खाना होता है, ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर भी होता है जो बेकार, जो पड़ा रहता है पानी बहुत टाइम से। लेप्रोसी होती है जो कि आपको 5 साल में लगता है, ठीक है, 5 साल में, मतलब कि लेप्रोसी आई थिंक जिसको हम कोड बोलते हैं वो होता है, ठीक है। वूपिंग कफ होती है जो कि 7 से 14 दिन में सही हो जाती है, ठीक है, 7 से 14 दिन में सही हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस 2 से 10 वीक में ठीक हो जाता है। टिटनस जो होता है वो 3 से 21 दिन में आपको एंट्री ऑफ द सिस्टेरो एनी वाउंड मेड बाय द शार्प ऑब्जेक्ट डॉग बाइट होता है, इंक्यूबेशन। सो टाइफाइड का इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो तो 1 से 3 हफ्ते होते हैं, 2 से 6 दिन भी चलता है, ठीक है। डायरेक्टेड एंड कॉन्टेक्टेड विद द रैट्स और बैड बंग्स। अगर आप रैट्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं या बैड बंग्स के साथ आ जाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, टाइफाइड होने के चांस है। न्यूमोनिया इज 1 to 3 days। एयरबॉर्न न्यूमोनिया जो होता है एयरबॉर्न की वजह से होता है, छोटे बच्चों को बहुत होता है, ठीक है। बात करते हैं वायरल डिसीज की। कुछ वायरल होती हैं जैसे चिकन पॉक्स होती हैं,
ये चिकन पॉक्स कैसे हो जाए, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन, जिसे हम इन्फेक्टेड पर्सन आ जाए तो उसके चिकन पॉक्स हो जाता है हमें वायरल। स्मॉल पॉक्स भी उसी में आता है। अच्छा, चिकन पॉक्स होता है शायद वेरीसीला होता है, और स्मॉल पॉक्स जो चिकन पॉक्स में कौन सा वायरस होता है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको, आई नो अबाउट इट। चिकन पॉक्स में जो होता है शायद वेरीसीला होता है, वेरीसीला। एंड स्मॉल पॉक्स जो होता है वो शायद वेरीसोला की वजह से होता है, वेरीसीला एंड वेरियोला। हाँ, वेरीसीला और वेरियोला वायरसेस हैं जिनकी वजह से हमारे क्या होता है स्मॉल पॉक्स और हमें चिकन पॉक्स होता है, ध्यान रखना। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो होता है वेरीसीला और वेरियोला की वजह से, वायरस की वजह से होता है, ठीक है। बात करते हैं पोलियोमेलेटिस की। पोलियोमेलेटिस जो होता है डायरेक्ट एंड ओरल की वजह से हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मीजल्स। मीजल्स जो होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। मम्स जो होता है वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। रेबीज होता है तो वो डॉग्स वगैरह, जैसे कोई आपको डॉग या मंकी वगैरह काट खाए तो उसकी वैक्सीन लगती है ताकि आपको रेबीज ना हो, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो एयरबोर्न होता है। सो डिसीज कॉज बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से कौन कौन से हो जाता है, मलेरिया हो जाएगा, काला अजहर हो जाएगा आपको। यही डिसीजेज हैं जो आपको प्रोटोजोआ की वजह से होती हैं। सो मलेरिया एज ए पैरासाइट इन्फेक्शन। मलेरिया क्या है, एक पैरासाइट इन्फेक्शन भी है, ठीक है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, चलिए बात करते हैं सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहली बात तो डाइजेस्टिव सिस्टम। खाना आपने मुंह में से खाया और उसको पूरा डाइजेस्ट करने का सिस्टम, उसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 8 से 10 लॉन्ग ट्यूब मीटर की होती है। फूड इज टेकिंग इन थ्रू द माउथ, ठीक है, फूड जो होता है इसी के थ्रू हमारा जाता है। द टंग हेल्प्स इन इंजेशन, चूइंग, टेस्टिंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड एंड सलाइवा। क्या होता है, जैसे खाना गया था तो टंग जब तक वो मुंह में रहेगा वो उसमें ग्रिंडिंग होगी, चूइंग होगी, तो उसमें क्या गया, सलाइवा मिक्स करा जाएगा। सलाइवा मिक्स करने के बाद में वो क्या कराएगा, ग्लैंड्स के पास भेजा जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द स्टार्क गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक, ठीक है। म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर द फूड डाइजेशन, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं, जो खाने को जो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, खाने के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, उसको 90% तक किल कर देते हैं वो सलाइवा जो होते हैं, ठीक है। बाकी स्टोमक में जाके HCl कर देता है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो होता है हमारा। लिवर द लार्जेस्ट साइज रेडिश ब्राउन ग्लैंड ऑफ बॉडी secretes the bile. Liver is present in the right upper part of the abdomen. The bile secreted by the liver is stored in the gallbladder. It helps in the emulsification and digestion of the fats. देखिए बात करते हैं लिवर जो होता है ना, वो सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है आपकी, वो लिवर बता देना, ठीक है। रेडिश ब्राउन ग्लैंड ऑफ बॉडी, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। लिवर जो सीक्रेट करती है वो बाइल जूस करती है। बाइल जूस का जो बिलीवर्डिन पिगमेंट जो होती है, नहीं बिलीवर्डिन नहीं, बिलूरुबिन शायद, हाँ, या तो बिलीवर्डिन पिगमेंट है, बिलूरुबिन पिगमेंट है, आप लोग सर्च करना, बताना मुझे कमेंट में लिखना। बिलीवर्डिन पिगमेंट होता है, बिलूरुबिन पिगमेंट होता है, जिससे कि जो बाइल जूस जो होता है उसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, राइट। पैनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होती है। तो इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट जूस, ठीक है। तो एक का कलर होता है, लीवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना था। देखिए रेस्पिरेटरी जो होता है वो होता है हमारा सांस से रिलेटेड। सो ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन एंड एक्सप्लेनिंग ऑफ carbon dioxide is necessary to avoid its accumulation. This process of exchange of gases between the environment and the body is called the respiration. बात करें in some unicellular organism like aerobic bacteria, amoeba, hydra, there is a direct exchange of the gases between the carbon dioxide of the body and oxygen of the water, ठीक है। There is no blood for transport of gases. However, in larger and complex both of animal specialized respiratory organs are developed. जो एम्फीबियंस जो होते हैं ना, जो एम्फीबियन होते हैं वो सांस लेते हैं स्किन से, ध्यान रखना। फिशेस थ्रू द गिल्स, फिश लेती हैं गिल से। और मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो लंग से, ठीक है। मैं ये नोट कर देता हूँ यहाँ पर, नोटेड इट हियर। एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, फिशेस जो होती हैं, एम्फीबियंस लेते हैं स्किन से, फिश जो लेती हैं वो लेती हैं गिल से, और मैमल्स जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं और रेप्टाइल्स जो लेते हैं वो लेते हैं लंग से, ठीक है। ए नॉर्मल एडल्ट इंस्पायर और एक्सपायर, इंस्पायर होता है सांस अंदर लेना, बाहर एक्सपायर होता है बाहर लेना। अबाउट 500 ml ऑफ गैस विद ईच ब्रीथ एंड अबाउट 72 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। 72 मिनट 500 ग्राम एक बार में अंदर बाहर कर देते हैं जो नॉर्मल एडल्ट जो होता है हमारा। और एक मिनट में कितनी सांस लेगा, 72 टाइम, 72 टाइम्स ले सकता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ये हार्ट होता है, ठीक है, सपोज ये हार्ट होता है, तो हार्ट के पास क्या होता है, ये इसमें हार्ट में क्या करता है, इम्प्योर ब्लड जाएगा हार्ट से, पूरा
प्रोसेस होता है, 4 इसके चैम्बर होते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरे प्रोसेस में जाके ये प्योर ब्लड जो होता है ये भेज देता है, इम्प्योर ब्लड यहाँ से जाता है, प्योर ब्लड होके पूरी बॉडी में क्या करा जाता है, पूरी बॉडी में उसको डिफ्यूज करा जाता है, और सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। अच्छा, इम्प्योर और प्योर क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा, वो सिस्टम अलग है, वो हम आने वाले टाइम पे मतलब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। चलिए, मेन कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और आपका ब्लड है, ठीक है। हार्ट इज ए थिक मस्कुलर एंड कॉन्ट्रेक्टाइल एंड ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन। देखिए हार्ट को कोई आपको, आप ऐसे थोड़ी नहीं बोलोगे कि चल भाई दिल चल, ठीक है। अगर दिल रुकना बंद हो गया तो 1 सेकंड में आपकी जान जा सकती है, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है, थिक होता है, मस्कुलर होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल होता है एंड ऑटोमेटिक पंपिंग ऑर्गन होता है, राइट। इन बर्ड्स एंड मैमल्स हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर। तो चिड़ियाँ, जो चिड़ियाँ होती हैं, चिड़ियाँ, तो चिड़िया में दिल जो होता है, राइट, वो 4 टुकड़ों में डिवाइड होता है ना। इंसान का दिल भी जो होता है 4 टुकड़ों में डिवाइड होता है, ठीक है। इसलिए इंसान बेरहम होता जाता है। चलिए, तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ मजे में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए बात करते हैं ब्लड की। ब्लड खून। हाँ चलिए, अभी तो ये पढ़ लेते हैं सर्कुलेटरी। देखिए सर्कुलेटरी में आर्टरीज होती हैं। आर्टरीज जो होती हैं थिक ब्लड वेसल्स होती हैं विच ऑलवेज कैरी द ब्लड फ्रॉम द अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट। आर्टरीज होती हैं हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जाती हैं। जो वीन्स जो होती हैं वॉल्ड ब्लड सेल्स होती हैं विच ऑलवेज कैरी द ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स टू जनरली टू द हार्ट होता है। लेकिन इनमें पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वीन होती है, जिनका थोड़ा सा फंक्शन उसमें अलग होता है, ठीक है। आर्टरीज जो होती हैं वो जनरली 90 सिर्फ अगर पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ें तो ये सारी जो होती हैं 90% जो होती हैं, मतलब अगर आप पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ देते हैं तो ये सब लोग क्या करते हैं, प्योर ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। प्योर ब्लड होता है जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और जो आपका जो वीन्स जो होती हैं, जो भी आपकी वीन्स होती हैं, वो अगर आप, मैं बात करूँ पल्मोनरी वीन्स की तो नहीं, अगर मैं सिंपल बात करूँ वीन्स की, तो वीन्स में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी वीन्स जो होती हैं उसमें प्योर ब्लड होता है। ये वाला बात ध्यान रखना आप। इन एन एडल्ट हेल्दी पर्सन द नॉर्मल रेट ऑफ द हार्ट बीट एट रेस्ट इज 72 मिनट, 70 से 72 टाइम्स पर मिनट की अगर मैं बात करूं, ठीक है। सो ब्लड जो होता है इट इज ए रेड ओपेग्यू समवॉट स्टिकी एंड विशियस फ्लूइड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ब्लड होता है, it is slightly alkaline, heavier than water and 5 times more viscous than distilled water. Blood forms 6 to 10% of the body weight, ठीक है। 6 से 10% बॉडी वेट जो होता है वो उसमें खून ही होता है, ठीक है। An adult on average has about 6.8 liters of blood. Blood contain plasma, ठीक है। प्लाज्मा होता है ब्लड में, blood capsules with the formal occupying 35 to 60% of the volume. Plasma transport food components, metabolism waste and hormone, keep constant level of pH of blood, maintains body temperature and helps in blood clotting, ठीक है। प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अगर मैं मतलब ब्लड में जो होता है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है इसका, अगर मैं इसको लिक्विड पार्ट हटा दूं, मतलब मैं जो उसका सॉलिड पार्ट है वो हटा दूं, तो बाकी इसमें बचा क्या, प्लाज्मा ही बचा बाकी, ठीक है। तो जो आपका एरेथ्रोसाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, एरेथ्रोसाइट्स, ध्यान रखना। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, सॉरी प्लेटलेट्स होती हैं इसमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ब्लड में से, कि ब्लड होता है, ब्लड में से माइनस कर दो आरबीसी, ब्लड में से माइनस कर दो डब्ल्यूबीसी, और ब्लड में से माइनस कर दो प्लेटलेट्स, क्या बचा आपका प्लाज्मा, द रिमेनिंग इज द प्लाज्मा। ओके, सो इफ we delete the RBC, WBC and platelet from the blood, then the remaining part is plasma. तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा आपके पास वो क्या बचा, प्लाज्मा बचा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन, देखिए आयरन पिगमेंट जो हमारी बॉडी में ब्लड में क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं। आरबीसी आर रेड इन कलर, आरबीसी जो होते हैं रेड कलर में होती हैं। आरबीसीज आर द क्रूशियल फॉर एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डब्ल्यूबीसी आर न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड सेल, दे आर लार्जर इन द साइज देन आरबीसी बट फार लेस इन नंबर्स होता है। तो अगर मैं बात करूं, शायद ये दे आर द लार्जेस्ट इन साइज, ठीक है।
सो WBCs जो होती हैं, WBCs वाइट ब्लड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ब्लड प्लेटलेट कॉज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का थपका जमाने के लिए, ठीक है, जैसे चोट लग जाती है उसका क्लॉट जमाने के लिए, ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत जरूरत होती है। तो ह्यूमन ब्लड इज डिवाइडेड इनटू द 4 मेन ग्रुप ABO, ठीक है, ABO, और इन दोनों का मिक्स कर दो AB, ये होते हैं चार ही होते हैं। द प्लाज्मा ऑफ ग्रुप A ब्लड कंटेन एन एंटी बी फैक्टर एंड वाइस वर्सा, मतलब एंटी बी फैक्टर होता है, A के अंदर एंटी बी होगा, B के अंदर एंटी A होगा, इस तरीके से काम चलता है। सो पीपल ऑफ ग्रुप AB कैन नॉट एक्सेप्ट ईच अदर ब्लड, AB वाले जो होते हैं वो एक दूसरे का खून नहीं ले सकते, AB खून नहीं लेगा भाई साहब, ध्यान रखना। ग्रुप AB कंटेन नाइदर एंटी A और नॉर एंटी B फैक्टर, ठीक है। पीपल विद दिस ग्रुप कैन रिसीव ट्रांसम्यूशन फ्रॉम बोथ बट कैन गिव टू नाइदर, ठीक है, AB रिसीव तो कर लेगा लेकिन दे नहीं सकता किसी को खून, ध्यान रखना। तो ग्रुप O कंटेन बोथ एंटी A एंड एंटी B एंड कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम द ग्रुप O। ग्रुप O में ये प्रॉब्लम होती है कि ये रिसीव सिर्फ O का O से करेगा, तो इसलिए कहते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप O है ना उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खून मिलने में, उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। AB वाला दे तो नहीं सकता लेकिन ले तो सकता है, जिसका A है उससे भी ले लेगा, जिसका B है उससे भी ले लेगा, लेकिन ग्रुप O वाला जो होता है वो ले नहीं सकता ब्लड, किससे, AB वालों से तो नहीं ले सकता। वो उसे क्या चाहिए, उसे यूनिवर्सल डोनर चाहिए, ग्रुप O ही चाहिए उसे, ठीक है। तो ग्रुप A को क्या मतलब ग्रुप O कंटेन बोथ एंटी A एंटी B एंड कैन रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम द ग्रुप O, मतलब ग्रुप O वाला जो पर्सन है, जैसे सपोज करिए किसी का ग्रुप O है, तो अब ग्रुप O वाला क्या होता है कि वो दे सकता है ब्लड, वो क्या दे सकता है, A को भी B को भी, ठीक है, AB वालों को भी दे देगा, राइट, ग्रुप O। लेकिन ग्रुप O जो है ना वो ब्लड ले नहीं सकता, वो इनसे ब्लड ले नहीं सकता, उसे ब्लड चाहिए, किससे, उसे ब्लड चाहिए उसे, ठीक है। तो ये कहानी है। तो ग्रुप AB इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ग्रुप O को क्या बोलाया गया है, यूनिवर्सल डोनर, कि ये किसी को भी दे सकता है, और ग्रुप AB वाले तो भाई साहब ये किसी से भी ले लेंगे, ठीक है। दे रिसीव द ब्लड फ्रॉम एनीवन, राइट। तो ग्रुप AB इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एक्सेप्टर बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल ग्रुप, ठीक है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट now we are going to talking about the skeleton system। चलिए बात करते हैं skeleton system की। The frame or the hard structure of the human body is composed from the bone and organs of making such frames are called skeleton system, ठीक है। So bones जो होते हैं hardest tissue होते हैं हमारी बॉडी के and form the largest section of the body, weight होता है, right। Now बोन्स कंटेन ऑर्गेनिक एज वेल एज एन ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। विद एडवांस एज द इनऑर्गेनिक मैटर शेयर इंक्रीजेस कॉजिंग द बोन्स टू बिकम मोर ब्रिटल। लॉन्ग बोन्स सच एज द ह्यूमरस फीमर्स आर अलाउ वाइल स्मॉल बोन्स आर सॉलिड। अगर मैं बात करूँ एक्सक्रेटरी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम, सो देन इन मैन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज फॉर्म ऑफ वन पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ द यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड ऑर्थरा। किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, बैड बीन शेप, डार्क रेड, स्लाइटली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है, मतलब मीन्स इस तरीके से, आप इस तरीके से मान सकते हैं, इस तरीके से होती है किडनी, ठीक है। तो बोन होती है, अरे राजमा की शेप में होती है, राजमा जैसे हम राजमा खाते हैं ना, इस शेप में होती है। चलिए, स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, लंग्स एंड लिवर और ऑल्सो कॉल्ड एडिशनल एक्सक्रीटरी ग्लैंड। इनको क्या बोलते हैं, स्वीट हो गई जो आपकी ग्लैंड हो गई, राइट, आपकी स्वीट ग्लैंड्स हो गई, ऑयल ग्लैंड्स हो गई, और जो लंग्स हो गए, लिवर्स हो गए, ये क्या होती है, एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। इन केस ऑफ किडनी फेलियर ए मैन कैन ट्रीटेड बाय द हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस होते हैं ट्रांसप्लेशन ऑफ ए किडनी फ्रॉम ए डोनर, ठीक है। चलिए बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। सो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शनिंग, रिटेन मेमोरी एंड रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंप्राइज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन नर्वस सिस्टम में आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी, नर्व और नर्व फाइबर्स आ जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन वेट्स अबाउट कितना, 1200 से 1400, और इसकी जो मेनिकुलस बोलते हैं इसको, एक ब्रेन के ऊपर जो एक जैसे हमारा दिमाग है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा दिमाग, ये होता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसे मेनिकुलस बोलते हैं, ठीक है, जो ब्रेन को शॉक करने से, कोई शॉक वगैरह लग जाए उसको बचाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री फंक्शन, जो सेरिब्रम जो होता है वो वॉलेंट्री फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। सेरिब्रम कंट्रोल इनवॉलेंट्री फंक्शन लाइक एज अ हार्ट,
सेरिबेलम जो होता है हार्ट रेस्पिरेशन इनको कंट्रोल करता है. स्पाइनल कोड इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 35 सेंटीमीटर वेट. इट कंडक्ट्स इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द बॉडी. ऑलराइट, सो वेरियस क्रैनियल होते हैं, राइट. सो वेरियस क्रैनियल अराइजिंग फ्रॉम एन स्पाइनल नर्व्स, स्मॉल विजन वगैरह मूवमेंट्स वगैरह जो होते हैं. अब मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन सिस्टम की. सो रिप्रोडक्शन सिस्टम, इन दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन देयर इज द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ द सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स. ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है जिससे हम लोग बनते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द जाइगोट थ्रू द एम्ब्रॉय. एम्ब्रॉय से ऑर्गेनिज्म होता है. इट जनरली इन्वॉल्व द टू पेरेंट, मेल और फीमेल तो चाहिए. द ऑफस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स और द वेरिएशन अपीयर ड्यू टू द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द जीनेसिस. सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन. तो जीन्स बहुत बड़ा मेजर फैक्टर प्ले करते हैं इवोल्यूशन में. ऑल हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोडक्टिव सेक्सुअली. ठीक है, जितने भी हायर प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो रिप्रोडक्ट करते हैं सेक्सुअली. चलिए बात करते हैं क्रोमोसोम की. ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रोमोसोम. तो प्लांट एंड एनिमल हैव फिक्स नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल फिक्स है जी. जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट आइदर इन द सेम ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. जीन्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं हमारे, मतलब क्रोमोसोम्स, जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स पे होते हैं, डिपेंड होते हैं पूरे, जिससे कि हमारे क्या होते हैं जनरली जो हमारे ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में हमारा ट्रांसफर होगा. ठीक है, ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट उसमें. ऑलराइट. मैन हैज 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ऑफ विच 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम. मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स एंड वाई फ्रॉम द मेल पेरेंट्स. फीमेल चाइल्ड रिसीव ए एक्स क्रोमोसोम ईच फ्रॉम आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स. और मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन ट्रांसमिशन. तो मेंडल हमारे पहले साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना. नाम है मेंडल. नाम है क्या है, नाम जानते हैं आप, मेंडल. मेंडल was the first scientist to explain transmission of units from the reproductive cells of the parents to the offspring. चलिए क्लोनिंग होता है. क्लोनिंग होता है कि उसमें इंसान को बना देते हैं, उसका डीएनए लेके उसमें सेम टू सेम इंसान क्रिएट कर देते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिफाई कॉपीज ऑफ ए बायोलॉजिकल मटेरियल स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल. एक सिंगल सेल से एक आदमी को खड़ा कर देंगे. द ओरिजिनल जीन्स आर ट्रांसलेटेड एंड दस वन कैन प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ नोन एंड डिजायरेबल कैरेक्टर्स. वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स को बना सकता है, उसको बोलते हैं क्लोनिंग. ठीक है, सो आपने क्लोनिंग पे पहले बहुत सारी पिक्चरें देखी होती, पहले आती थी. ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, सो इट इज द मेथड ऑफ द आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसप्लांटेशन और मेथड ऑफ करेक्टिंग द डिफेंसिव जीन्स. इट हैज हेल्प इन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड एनिमल विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. सो क्रिपलिंग हेरिडिटरी डिसीजेज जो होती हैं कैन ऑल्सो बी क्योर्ड लाइक द हीमोफीलिया. ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है. इट कंसिस्ट ऑफ एग्जामिन रिपीटिंग डीएनए इज द जीनोम फॉर वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फॉर द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स. ऑलराइट, सो हमारी इसमें इतना ही था बायोलॉजी में. So every individual has its own pattern so that fingerprinting can match blood to particular person and patterns are inherited from parents to child, allowing the method to identifying relationship between individual. ठीक है, हर एक का एक अलग मेथड होता है हर एक इंसान का. ठीक है, तो अब बात करते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन. इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो व्हेन ए स्पर्म एंड एग आर मेड टू फर्टिलाइज आउटसाइड ए लिविंग बॉडी. ठीक है, इट इज कॉल्ड इन वाइट्रो. क्या होता है? एक एग होता है, ठीक है, उसमें स्पर्म होता है, उसमें वो पुट कर दिया जाता है और उससे एक बेबी क्रिएट करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके हम आजकल टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस हैज बीन यूज टू इम्प्रेग्नेंट सेवरल फीमेल्स हु कुड नॉट डू सो थ्रू द नेचुरल मीन्स. ठीक है, जो भी आपकी प्रेगनेंसी जो नेचुरल मीन्स से जो फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं कर पाती, सो उससे टेस्ट ट्यूब बेबी से वो कर दिया जाता है. चलिए, डिसीजेज एंड द पार्ट ऑफ द बॉडी. देखिए, एड्स जो होता है वो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है. आर्थरिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ला देता है जॉइंट्स में. अस्थमा जो होता है लंग्स को डैमेज करता है. कैटरेक्ट आई में होता है. जो आपके कंजंक्टिव्स होते हैं वो आईज में होते हैं. डायबिटीज होता है पैनक्रियाज में होता है, ध्यान रखना. डिप्थेरिया इज थ्रोट. डिप्थेरिया इज रिलेटेड टू द थ्रोट एंड ग्लाउकोमा इज रिलेटेड टू द आईज. इकिज्मा इज रिलेटेड टू द स्किन, राइट. गोइटर जो होता है वो आपके ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की वजह से होता है, गोइटर पता होगा. गाउट जो होता है वो लिवर में होता है. जॉन्डिस जो होता है वो भी लिवर की वजह से होता है. ठीक है, तो ध्यान रखना डायबिटीज बहुत होती है ना लोगों को. डायबिटीज जो होती है वो पैनक्रियाज में होती है.
ठीक है। और आपका गाउट जो होता है वो होता है लीवर में, गाउट इज इन लीवर। ऑलराइट, मैंने बताया था पहले कि एक चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं मेनिंजिटिस मेम्बर। वो मेम्ब्रेन का नाम इट्स मेनिंगिनिस मेम्ब्रेन होती है शायद। तो उसी से रिलेटेड जो बीमारी होती है ना, उसमें IS लगा दिया है। सो इट इज मेनिंगिटिस ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से होती है। प्लोरिया हो जाएगा। पोलियो जो होता है वो मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। न्यूमोनिया लंग्स को डैमेज करता है। फोरिया जो है तीत, कहते हैं ना पारिया लग गया, पारिया पहले लोग पारिया लग गया भैया इसके दांतों में, पारिया। तो पारिया जो होता है ना, पारिया, फोरिया, फायरिया जो होता है ना, वो आपका तीत से रिलेटेड होता है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स से रिलेटेड होते हैं। टाइफाइड इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, ठीक है। मलेरिया जो होता है स्प्लीन को डैमेज करता है। ल्यूकेमिया हो जाता है ब्लड, ठीक है। ल्यूकेमिया जो होता है, जैसे अभी पढ़ा था ना पीछे, तो ल्यूकेमिया होता है ब्लड की कमी होना, वो ब्लड होता है, ब्लड में होता है ल्यूकेमिया। रिकेट्स होता है विटामिन डी की वजह से जो होता है बोन्स में। तो चलिए, एंड नाउ आप इतना बस बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ लीजिए, आपके लिए इनफ है, ठीक है। आपके लिए इनफ है बायोलॉजी में, इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू इन ए प्रॉपर मैनर, जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आपकी टर्मिनोलॉजीज थी। सो प्लीज़ रिवाइज दिस वीडियो मोर एंड मोर, ताकि आपको कुछ भी आगे प्रॉब्लम ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। लेट्स मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।